ये कहानी मोतीनगर गांव की है, जहां कुलदीप और महेश अपने माता पिता दर्पण और दामिनी के साथ एक बड़े से घर में रहते थे। दर्पण उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास खेत, पुरानी जमीन और कुछ घर थे। 4 ट्रक और कई सारी गाड़ियां भी थीं। इन सारी संपत्ति के केवल कुलदीप और महेश ही वारिस थे। कुलदीप दर्पण का बड़ा पुत्र था और महेश छोटा। बचपन से लेकर अब तक दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम था, पर इनके इस प्रेम में एक ऐसी दरार आने वाली थी जिससे इन दोनों भाइयों का जीवन तबाह बर्बाद होने वाला था। अब वो समस्या क्या थी, वो दरार क्या थी, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस कहानी का अगला रुख। एक दिन सवेरे सवेरे, अरे भाई दामिनी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से मुझे अपना सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में थमा देना चाहिए, क्योंकि देखो ना, अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और इस काबिल भी हो गए हैं कि ये दोनों अब मेरा सहारा बन सके। अजी, अभी कहाँ हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र है और अभी से आप उनके कंधों पर इतना बड़ा बोझ लाद रहे हैं। वो दोनों इतना सब कैसे संभाल पाएंगे? अरे दामिनी, एक इंसान की यही उम्र होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अपने जीवन में कहीं कमजोर पड़ जाएं। इसीलिए अभी से ही मैं अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम करके उनके जवान कंधों पर सारा बोझ डालकर उन्हें जीने की एक नई उम्मीद देना चाहता हूँ। अजी, आज आपको हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं हुआ। अब मैं बुलाता हूँ दोनों को। बेटा कुलदीप और महेश, इधर आओ, जरा आओ। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया? कुलदीप, तुम मेरे बड़े बेटे हो और इस सारी संपत्ति के केवल तुम ही वारिस रहोगे, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपने भाई महेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, उसकी हर खुशी, हर फरमाइश को पूरा करोगे। क्या हुआ पिताजी? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये लो बेटा, ये मेरी सारी संपत्ति के कागज हैं, अपने पास रख लो। जब तक तुम ना चाहो, महेश इस संपत्ति से एक पैसा नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि महेश आवारागर्दी में ये सारा पैसा, सारी संपत्ति लुटा दे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे बाद तुम इन सब का बड़े अच्छे से ध्यान रखोगे, इसीलिए ये सारी संपत्ति तुम अपने पास रख लो। और हाँ, अपने छोटे भाई महेश को कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। वो छोटा है, अभी उससे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। पर पिताजी, ये इतना कहकर दर्पण अपने घर से निकल जाता है और वो पैदल ही अकेले अपने गांव से दूर एक जंगल के इलाके में आता है और ज़ारो कतार रोने लगता है। मैंने जीवन भर लोगों के साथ बेईमानी की, उन्हें दुख पहुंचाया, उनसे जबरदस्ती पैसे इकट्ठे किए, उनके साथ धोखा किया, इतनी बड़ी बेईमानी की। ये मैंने अच्छा नहीं किया। भले ही किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं कि मैं कितना बुरा और बेईमान इंसान हूं, पर मैं खुद को सजा जरूर दूंगा। मैं अपने आप का नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा, ताकि मेरी बेईमानी की सजा मेरे परिवार वालों को ना भुगतनी पड़े। मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। दर्पण वहीं खड़े खड़े रोए जा रहा था कि तभी अचानक एक जंगली जानवर वहां आ जाता है और वो दर्पण को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद दर्पण का कहीं कुछ पता नहीं चलता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर दामिनी, कुलदीप और महेश तीनों दर्पण को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं।
अरे बच्चों, जरा अपने पिता को तो देख आओ। वो सवेरे से अब तक घर नहीं आए। आखिर कहाँ चले गए वो? माँ, मैंने पूरा गांव घूम लिया, पर पिताजी का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं वो अचानक बिन बताए कहाँ चले गए। ये सब क्या हो गया बेटा? तुम्हारे पिता अचानक हमें छोड़कर कहाँ चले गए? माँ, अब पिताजी की सारी संपत्ति कौन संभालेगा? इतने सारे खेत हैं, इतना बड़ा कारोबार है, ये सब हम दोनों भाई कैसे संभाल पाएंगे? तभी कुलदीप वहां आ जाता है। महेश, ये लो तुम्हारे हिस्से की संपत्ति, और माँ को लेकर निकल जाओ इस घर से। महेश जब वो पेपर देखता है तो वो पेपर केवल एक छोटे से घर के कागजात थे, जो दर्पण का पुराना घर था। अरे भाई, ये तो हमारे पुराने छोटे से घर के कागजात हैं। तब मुझे पिताजी की इतनी बड़ी संपत्ति में से सिर्फ ये छोटा सा ही घर दे रहे हो आप। शुक्र मना छोटे कि मैं तुझे ये घर दे रहा हूँ, वरना पिताजी ने तुझे एक फूटी कौड़ी भी देने से मना किया है। पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति केवल मेरे ही नाम कर रखी है। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं इस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं, समझा? अब चल, माँ का हाथ पकड़ और निकल जा मेरे घर से। देखो भाई, ये गलत है। आप मेरे साथ ऐसी बेईमानी नहीं कर सकते। पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों के नाम की थी, फिर आप अकेले कैसी पूरी संपत्ति हड़प रहे हो? आपने ये सही नहीं किया भाई। आपने मेरे साथ जो बेईमानी की है ना, देखना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आपको इस बेईमानी का नतीजा भुगतना होगा। जितने विश्वास के साथ तुम्हारे पिता ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी तुम्हारे हवाले की थी, पर आज तुमने अपनी ऐसी औकात दिखाई। आज मुझे तुम्हारे पिताजी के इस फैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम अपने ही सगे भाई के साथ ऐसी बेईमानी कर रहे हो। देखना कुलदीप, तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। चलो महेश बेटे, पता नहीं हमारे संस्कार में कौन सी कमी रह गई थी, जो हमारे बेटे ने ही हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। ऐसा दिन देखने से पहले ही मेरी आंखें बंद क्यों नहीं हो गई? माँ, आप चिंता ना करो माँ, मैं हूं ना। मैं आपका ख्याल रखूंगा माँ। मैं रात दिन मेहनत करूंगा माँ। मैं आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा माँ। महेश उसी गांव में पीयूष की दुकान में सफाई का काम करने लगा और अपना और अपनी माँ का पालन पोषण करने लगा। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। इधर कुलदीप के साथ हर रोज कुछ ना कुछ बुरा होने लगा। उसके सारे खेतों की फसल अपने आप खराब होने लगी। वो इतना बर्बाद होने लगा कि उसने अपनी सारी गाड़ियां, सारे घर, यहाँ तक कि खुद का वो घर भी बेच दिया जिसमें वो रहता था, पर फिर भी वो कर्जदारों के कर्ज नहीं चुका पाया। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं अचानक इतना बर्बाद कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरा ये घर भी बिक चुका है। अब तो केवल एक बैल ही बचा है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? कैसे जीवन जीऊंगा? तभी रमेश नाम का एक व्यक्ति कुलदीप के घर आया और अपना कर्जा मांगने लगा। सुन ले कुलदीप भाई, मुझे अपना पैसा चाहिए। अब मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। अच्छी तरह से समझ ले तू इस बात को। रमेश भाई, मेरे पास इस समय एक पैसा नहीं है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अरे पिछले 10 दिनों से मैं तुझे मोहलत ही देता तो आया हूँ। अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, बस मुझे तो अपने पैसे चाहिए। तभी रमेश महेश के उस घर पर और एक बैल पर कब्जा कर लेता है और कुलदीप से उसका सब कुछ छीनकर उसे वहां से भगा देता है। कुलदीप रोते रोते रास्ते पर आ गया और कई दिनों तक फुटपाथ पर ही पड़ा रहा। कई दिनों से भूखे प्यासे रहने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वो रास्ते पर ही बैठकर भीख मांगने लगा। तभी वहां उसका छोटा भाई महेश आ गया। वो जब अपने बड़े भाई कुलदीप को ऐसी अवस्था में देखता है तो
अरे कुलदीप भाई, आप ये सब कैसे हो गया भाई? ये सब कैसे हो गया? कुलदीप जब अपने छोटे भाई महेश को देखता है तो वो उसे गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मेरे हाथों से चला गया। मैं बिल्कुल फुटपाथ पर आ गया हूँ मेरे भाई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। नहीं मेरे भाई, आप चिंता ना करो। आप चलो ना मेरे साथ। आप चलो ना, घर पर माँ है, वो आपको देखकर बहुत खुश होगी। आप चलो मेरे साथ। महेश अपने बड़े भाई कुलदीप को अपने घर ले आता है। उसके बाद कुलदीप अपनी माँ और भाई से रो रो कर माफी मांगता है, जिसके बाद दामिनी और महेश उसे गले लगा लेते हैं और उसे माफ कर देते हैं।